Today we are going to start all key current affairs for upcoming 2026 examination. Before continuing with this video, kindly go and watch NFHS 4 and 5 data video and economy survey and budget highlight video. Now let's begin the class. SRS data 2025. Okay, we are going to cover SRS data, NRIF ranking, SDG ranking, etc. Okay. सॉरी वन मोर अपडेट, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। मैंने इंडियन इकोनॉमी सीरीज में ब्लॉक 1 से ब्लॉक 9 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर कंप्लीट करिए। टोटल जो है 14 ब्लॉक्स की कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी सीरीज है। अभी तक 9 ब्लॉक्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो 5 ब्लॉक्स बच रहे हैं वो मैं क्या करूंगी, वो मैं इसी वीक तक ट्राई करूंगी कि मैं कवर करा के अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि आपकी पूरी सीरीज जो है इंडियन इकोनॉमी की स्टैटिक सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड डाटा, रिपोर्ट या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी, मैं उसकी एक डेडिकेटेड अपडेटेड वीडियोस अपलोड करती रहूंगी और उस प्लेलिस्ट, उस सीरीज में जो है ऐड ऑन करती रहूंगी, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है इंडियन इकोनॉमी की हमेशा अपडेटेड रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन टुडे करंट अफेयर सेशन। तो एसआरएस डाटा 2025 को हम पढ़ने जा रहे हैं। एसआरएस का फुल फॉर्म है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। ये इंडिया का ऑफिशियल सिस्टम है जो बर्थ और डेथ से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। इसमें हमें क्या पता चलता है? इसमें हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन की हेल्थ की कंडीशन का मतलब एसआरएस डाटा हमें क्या बताता है कि पॉपुलेशन और हेल्थ की कंडीशन जो है वो कैसी है पॉपुलेशन की, ठीक है। ये हमें एसआरएस डाटा बताता है, जिसमें बर्थ रेट जो है दे रहा है कि 19.3 पर 1000 पीपल है, ठीक है। बर्थ रेट का मतलब है कि हर 1000 लोगों में से एक साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। बर्थ रेट का क्या मतलब है कि हर 1000 लोगों में एक साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए हैं। अभी इंडिया का बर्थ रेट जो है लगभग कितना दिखा रहा है? 19.3 है, ठीक है। मतलब अगर 1000 लोग हैं तो उनमें से लगभग 19 बच्चे एक साल में बॉर्न होते हैं, ठीक है। 19 बच्चे एक साल में क्या होते हैं? पैदा होते हैं, अगर 1000 लोग हैं तो, ठीक है। इस तरह से बर्थ रेट के बारे में हमने समझा। अब चलो समझते हैं डेथ रेट, ठीक है। एसआरएस डाटा मैंने क्या बताया? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है और ये इंडिया का ऑफिशियल सिस्टम है जो बर्थ और डेथ रेट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पॉपुलेशन की हेल्थ की कंडीशन का पता चलता है, ठीक है। जिसमें हमने बर्थ रेट के बारे में समझा कि बर्थ रेट जो है वो ये क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब है कि हर 1000 लोगों में एक साल के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हुए हैं, ठीक है। और एसआरएस डाटा 2025 के अकॉर्डिंग जो है 19.3 अप्रोक्सीमेटली जो है बच्चे हर 1000 लोगों पे पैदा हो रहे हैं। वही डेथ रेट के बारे में बात करें तो डेथ रेट का क्या डेफिनेशन होता है? तो डेथ रेट जो है वो ये बताता है कि 1000 लोगों में एक साल, मतलब 1000 लोगों में एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। इंडिया में ये लगभग कितना है? 6.2 पर 1000 है, ठीक है। 6.2 पर 1000 है, मतलब कि 6.2 लोग जो है उनकी डेथ हो जा रही है 1000 लोगों में। मतलब बर्थ रेट जो है वो क्या है? वो ज्यादा है, पर डेथ रेट क्या है? कम है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता चलता है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपकी कंट्री में वो अच्छी है, मतलब न्यूट्रिशन भी मिल रहा है लोगों को। मतलब इस तरह से आप अभी, और जब आप देखोगे डेवलप नेशन का, उनका और डेथ रेट कम होगा, ठीक है। लेकिन उनका बर्थ रेट भी कम है क्योंकि वो अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन डेथ रेट का कम होने का किसी भी डेवलपिंग कंट्री में मतलब होता है कि वहां की कंडीशन, वहां की लाइवलीहुड काफी सही है, ठीक है। वहां पे मतलब खाने की वजह से या फिर हेल्थ मतलब मेडिकल फैसिलिटी के लैक होने से तो नहीं जल्दी कोई मर रहा है, ठीक है। मोस्टली लोगों के पास वो एक्सेसिबल है चीजें, ठीक। अच्छा, नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें। नेचुरल ग्रोथ रेट जो है एनजीआर जिसे कहते हैं, वो कितना दिखा रहा है एसआरएस डाटा 2025 के अकॉर्डिंग? तो वो बता रहा है 13.1 पर 1000। मतलब कि नेचुरल ग्रोथ रेट इक्वल
नेचुरल, देखो नेचुरल ग्रोथ रेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट आप इस तरह से निकालते हो कि बर्थ रेट में से आप क्या करते हो, डेथ रेट को माइनस कर देते हो, तो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाता है। मतलब जितने लोग पैदा हुए उसमें से आप क्या माइनस कर देते हो कि कितने लोग मर गए हैं, ठीक है। जितने लोग बर्थ ले रहे हैं उसमें से आप डेथ को माइनस कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप 19.3 में से 6.2 माइनस करोगे, अगर 19.3 में से 6.2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 13.1। यही नेचुरल ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो नेचुरली कितनी बढ़ रही है, ठीक। अब बात करते हैं आईएमआर की। आईएमआर का मतलब क्या है, आईएमआर का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसका मतलब है कि 1000 लाइव बर्थ्स में 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये इंडिया में कितना बता रहा है SRS 2025, तो 20 पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब हमें कितने सुधार की जरूरत है, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 28 बच्चे जो है वो 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही मर जा रहे हैं, ठीक है। लैग, अब क्या कारण है, बीमारी कारण है या इन्वायरमेंट कारण है या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन या जो भी कह लो, ठीक है। तो ये अगर कारण है तो ये जो दिखा रहा है कि 28 बच्चे जो है आपके 1000, अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से 28 बच्चे जो हैं 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जा रहे हैं, ठीक है। ये बताता है हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, ठीक है। तो नवजात बच्चों की मोर्टेलिटी रेट, ठीक। अच्छा, नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है, नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट जो दिखा रहा है वो 18 पर 1000 बता रहा है। तो नियो नेटल का मतलब है कि बर्थ के पहले 28 दिन, ठीक है। यहाँ तो हमने 1 ईयर लिया, तो नवजात शिशु का लिया कि 1 साल से पहले, पर अभी जस्ट बर्थ जो हुआ है वो होता है नियोनेटल। मान के चलो इन्फेंट जो है वो शिशु को ले रहे हैं हम लोग, बच्चे को ले रहे हैं, तो नियो है मतलब उससे भी छोटा कोई चीज, तो इससे छोटा मतलब हम 28 दिन का ले रहे हैं। यहाँ हम साल भर में बच्चे को देख रहे हैं कि कितने बच्चे मर जा रहे हैं, तो साल भर में 28 मर रहे हैं 1000 पे, पर 28 दिन के अंदर ही मतलब 1 महीने के अंदर ही समझो कि कौन से कितने बच्चे मर जा रहे हैं 1000 लाइव बर्थ में, तो 18 बच्चे जो है पैदा होते, 1000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 18 बच्चे जो है अपने 28 दिन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब इसके बाद बात करें एमएमआर की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लेटेस्ट कितनी है, तो 97 पर लाख लाइव बर्थ। ये याद रखना कि हमने अब तक सारा ही 1000 का सैंपल लिया है, बट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम कितना ले रहे हैं 1 लाख। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपका जो है ऑप्शन आ जाए बर्थ रेट डेथ रेट को मैच करने के लिए या लगाने के लिए, तो उनका हमेशा मल्टीप्लाई 1000 से होगा। पर जब भी अगर आपका मैटरनल, याद रखना जो भी माता से रिलेटेड है वो मतलब जैसे इस तरह याद रखना कि जो माता होती हैं वो लाखों में एक होती हैं, ठीक है। माँ जो है वो लाखों में एक होती हैं, उसी तरह उनका सैंपल भी जो है लाखों में ही लिया जाता है। तो अगर 1 लाख में से 97 जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम में मदर्स की डेथ, ठीक है। तो हर 1 लाख में से जो है लगभग 97 मदर्स की डेथ हो जा रही है प्रेगनेंसी के टाइम में या बच्चे को जन्म देते हुए, ठीक है। ये जो है आजादी के बाद और भी ज्यादा था, ठीक है। ड्यू टू साइंस और मेडिकल फैसिलिटी ये काफी कम हुआ है, बट स्टिल वी नीड टू कवर 97 1 लाख में से, बट ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएसएमआर अंडर 5 मोर्टेलिटी की। यूएसएमआर अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या है, तो इसका मतलब जो यूएसएमआर का फुल फॉर्म है ये यही है, अंडर 5 मोर्टेलिटी, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी को ही यूएसएमआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि 32 पर 1000, ठीक है। मतलब हर 1000 में से 32 बच्चों की डेथ हो जा रही है 5 साल जो है अपने एज की पूरा करने से पहले, ठीक है। तो 1000 में से 5 ईयर कंप्लीट करने से पहले जो है बच्चों की डेथ हो जाने वाली कितनी है, 32 है, ठीक। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इसका मतलब होता है कि एवरेज लाइफ कितनी होती है। इंडिया में एवरेज लाइफ लगभग कितनी है, 70 साल है, 70 ईयर्स है, ठीक है। जिसमें मेल की जो है 68.4 है ईयर्स है, एंड फीमेल की कितनी है 71.1 ईयर्स, ठीक है। मतलब फीमेल्स की एवरेज लाइफ जो है मेल से क्या है, थोड़ी ज्यादा है, ठीक।
स्टिल 70 ईयर आप देखो तो डेवलप नेशन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 के पास पहुंच गई है, ठीक है। तो मतलब वहां पे इससे क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है ये कि आपके यहाँ सारी फैसिलिटीज जो है, मतलब शुद्ध हवा, एनवायरमेंट, हेल्थ फैसिलिटी लोगों के पास अवेलेबल है। दैट्स वाई वो इतने दिन सरवाइव कर पा रहे हैं विदाउट एनी, मतलब विदाउट एनी नहीं, मतलब कम जो कह सकते हो बीमारियों से, सारी चीजों से। तो जो डेवलप नेशन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 80 तक पहुंच गई है, ठीक है, अप्रॉक्स। तो देखो, अगर इंडिया की बात करें, हम जब आजाद हुए थे तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, आई थिंक 56 या 50 समथिंग थी। हम कहते हैं ना कि पहले के लोग 90 साल जीते थे, वो कुछ लोग ही थे, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे। बाकी जिनके पास नहीं थे उनकी डेथ जो है भूखमरी के कारण, जब ब्रिटिश आए थे, बंगाल फेमाइन में आप देखोगे कितने, जो भी लोअर, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है, इनकम लो एक्सेसिबिलिटी है, उनकी जो डेथ है वो बहुत हो जाती थी पहले ही, ठीक है, 50 40 30 भी नहीं कंप्लीट कर पाते थे, ऐसे डेथ हो जाती थी। बट नाउ इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी और चीजें कि हमारी ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है। इससे ज्यादा भी लोग जी रहे हैं जिनके पास अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, अच्छा खाना है वो, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट हमें क्या देखना है, एसडीजी रैंकिंग 2025 इंडिया का। देखो, एसडीजी रैंकिंग 2025 बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जो एसडीजी हैं वो कितने हैं। वो 16 एसडीजी हैं, ठीक है हमारे। तो सॉरी 17 एसडीजी हैं हमारे, 17 गोल है, ठीक है। 17 गोल्स को अगर याद करना है तो उसका ट्रिक ये है कि आपको मैं इस वीडियो के नीचे ही कमेंट में पिन कर दूंगी 17 गोल्स का एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, स्टोरी फॉर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग को याद करा है। एक बार आप उस वीडियो को देख लोगे तो वो काफी अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक है। वो मैं उस चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो दैट चैनल किसका है, बट वो वीडियो काफी अच्छी है जिससे मुझे हेल्प मिली है, तो मैं वो पिन कर दूंगी। जब भी आपको 17 गोल याद करना हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, एक बार आप वो स्टोरी देख लो, हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी एसडीजी रैंकिंग 2025, ठीक है, इंडिया की देखते हैं। तो देखो, एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं, ठीक है। टोटल एसडीजी कितने हैं, तो 17 गोल्स हैं, और इसमें 169 टारगेट्स हैं, ठीक है। मतलब आपका मेजर गोल तो 17 है, ठीक है, इसके अंतर्गत 169 टारगेट है एंड 232 इंडिकेटर्स हैं कि इन टारगेट्स को अचीव करने के इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। पर हमें जो मेनली याद करना है वो 17 मेन गोल ही याद करने हैं, इसके सब पार्ट्स नहीं याद करने हैं, ठीक है। बस पता होना चाहिए कितने हैं, 169 टारगेट, 232 इंडिकेटर्स, ठीक। और अचीव कब तक करना है हमें, एसडीजी की डेडलाइन कब तक है, तो 2030 तक इसकी डेडलाइन है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया की एसडीजी इंडेक्स में रैंक क्या है, इंडिया ने कितना स्कोर किया है, तो 71। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने इम्प्रूव्ड किया है, ठीक है। 71 आउट ऑफ 100 हमने स्कोर किया है। इंडिया का स्कोर जो है 71 है, जितना स्कोर ज्यादा होगा उतनी अच्छी प्रोग्रेस को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल रैंक में हम कितने पे आते हैं, तो इंडिया जो है वो ग्लोबल रैंक में 109 पे आ रहा है आउट ऑफ 166 कंट्रीज। मतलब इंप्रूवमेंट तो हमें अभी और करना है, ठीक है। बट ये देख लो कि आप इंडिया की एसडीजी रैंकिंग में आपका 71 स्कोर है 100 में से, आपका ग्लोबल रैंक में 109 है आउट ऑफ 166 कंट्रीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया की अपनी एसडीजी इंडेक्स स्कोर में अलग रैंक है और अपना ग्लोबल रैंक में अलग है, ठीक है। तो इंडिया जो है दुनिया के 166 कंट्रीज में 109th पोजीशन पर है ग्लोबल रैंक में। बेस्ट परफॉर्मिंग एसडीजी जो है हमने जो है कौन कौन सी है बेस्ट परफॉर्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो एसडीजी 1 नो पॉवर्टी एंड एसडीजी 13 क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इन गोल्स में जो है इंडिया ने कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रखा है आउट ऑफ 17 गोल्स में, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एसडीजी कौन कौन सा है जिसपे हमने काम नहीं कर पाए हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग एसडीजी में एसडीजी 2 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग है, जो कि जीरो हंगर से रिलेटेड है, ठीक है। और एसडीजी 15 जो है लाइफ ऑन लैंड, इन एरियाज में इंडिया को अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक।
तो याद रखना बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा किस में रहा है, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो कि नो पॉवर्टी से रिलेटेड है, एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो कि क्लाइमेट से है। तो मतलब हमने नो पॉवर्टी एंड क्लाइमेट दोनों पे अच्छा परफॉर्म, बेस्ट परफॉर्म किया है। और वर्स्ट परफॉर्म किस पे किया है, जीरो हंगर पे एंड लाइफ ऑन लैंड पे। ठीक, टॉप स्टेट की बात करें, टॉप स्टेट जो है एसडीजी इंडिया रैंक में कौन कौन से हैं, तो केरला एंड तमिलनाडु जो है वो टॉप पे हैं। ठीक है, ये स्टेट्स जो है एसडीजी इंप्लीमेंटेशन में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद एसडीजी की डेडलाइन हमने डिस्कस कर ली है। ठीक, अब आते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 पे। ठीक है, ओवरऑल देखो, एक मिनट में अगर रिवीजन करना होगा तो इस तरह से कर लेना कि जो बर्थ रेट है वो क्या होता है, 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए, डेथ रेट 1000 लोगों में कितनी डेथ हुई है, नेचुरल ग्रोथ बर्थ में से डेथ माइनस करोगे, आईएमआर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में एक साल से पहले बेबीज की डेथ के बारे में बात होती है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में हम बर्थ के 28 दिन के अंदर बेबीज की डेथ की बात करते हैं, वहीं एमएमआर में प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के टाइम मदर्स की डेथ के बारे में बात करते हैं, यूएसएमआर में 5 साल से पहले बच्चों की डेथ की बात होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एवरेज लाइफ स्पैन देखा जाता है, एसडीजी स्कोर जो है हमारा 71 है आउट ऑफ 100, इंडिया का रैंक जो है 109 है ग्लोबल रैंक में आउट ऑफ 166 कंट्रीज, टॉप स्टेट जो हमारे हैं केरला एंड तमिलनाडु, टारगेट ईयर जो है हमारा 2030। ठीक, अब आते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 की। ये अवार्ड जो है उन इकोनॉमिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने इकोनॉमी को समझने और इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, विनर कौन कौन से हैं, तो विनर जो है जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉइट। ठीक है, तो कौन कौन है, इन तीनों इकोनॉमिस्ट को इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। किस लिए मिला है, इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। सुम्पीटर का याद आ रहा है, सुम्पीटर जो है इसी पे काम करते हैं ना, इनोवेशन वाले पे ही। तो जो जोएल मोकेयर है एंड फिलिप एगियन एंड पीटर हॉइट, ठीक है, तो जेपीपी याद रखना, जेपी सीमेंट से याद रखना, तो 2 पी लगे हैं यहाँ पे, जेपी सीमेंट जेपीपी। तो 2025 का नोबेल प्राइज जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉइट को दिया है, जेपीपी। तो फॉर किसके लिए, इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी है। ठीक है, इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या थी, तो इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी यहीं से रिलेट कर लेना आप लोग, जिसमें टेक्नोलॉजी क्या होती है, मॉडल के अंदर होती है। ठीक है, रोमर वगैरह का जो थ्योरी था ये इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी था ना, जिसमें टेक्नोलॉजी ग्रोथ के अंदर होती है। और एक्सोजीनियस कौन सी थी ग्रोथ थ्योरी थी, वो शोलो का मॉडल था, जिसमें मानते थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, बाहर से आती है। ठीक, चलो, तो हम इन्हें मिला है इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी है। ठीक है, इनका कहना है कि किसी भी देश की इकोनॉमी सिर्फ लेबर और कैपिटल से नहीं बढ़ती है, जब नए आइडियाज, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आते हैं तब लॉन्ग टर्म जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, इसमें की कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया, आर&डी के बारे में, नॉलेज स्पिल ओवर, ड्राइव लॉन्ग रन ग्रोथ। ठीक है, और लिंक किया है रोमर एंड सुम्पीटर से। ठीक है, तो आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, नॉलेज स्पिल ओवर मतलब एक कंपनी या साइंटिस्ट की डिस्कवरी का फायदा दूसरे लोग और इंडस्ट्रीज को भी मिलना, इसे बोलते हैं नॉलेज स्पिल ओवर। ठीक है, जैसे इंडिया में यूपीआई बना, इस टेक्नोलॉजी का फायदा बैंक, शॉपकीपर और कस्टमर सबको मिला, इसी को नॉलेज स्पिल ओवर बोलते हैं। ठीक है, कि स्पिल हो रहा है मतलब फैल रहा है, एक जगह से सारी जगह फैल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं एनआरआईएफ रैंकिंग 2025 की। ये तो हमने देख लिया, एग्जाम एंगल से मतलब यही है कि कनेक्ट करो ग्रोथ थ्योरी जो पेपर 2 में है, इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी जितनी भी हैं। ठीक है, सुम्पीटर और सोलो के बाद जो भी ग्रोथ थ्योरी आती हैं, जो न्यू मॉडर्न ग्रोथ थ्योरी कहते हैं, रोमर की, सुम्पीटर की, लुकस की, ये सब जो है ये इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी है। ठीक है, उसको भी कवर करना। एनआरआईएफ रैंकिंग 2025 की बात करें तो एनआरआईएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। याद रखना, ये अगर यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हो तो हायर एजुकेशन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लिख दे रही हूँ यहाँ पे, पर आप याद रखना इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हर साल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग रिलीज करती है। ठीक है, तो ओवरऑल रैंक 1 पे कौन है, तो रैंक 1 पे जो है आईआईटी मद्रास है ओवरऑल, रैंक 2 पे जो है वो आईआईसी बेंगलोर है, एंड रैंक 3 पे जो है आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है,
तो ये ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास फिर से नंबर 1 इंस्टीट्यूशन बना है, पहले भी आईआईटी मद्रास ही था। यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो है आईएससी बैंगलोर नंबर 1 पे है, ठीक है, फिर जेएनयू है सेकंड पे एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी है थर्ड पे। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो आईएससी बेंगलुरु है वो सबसे टॉप पे है। ओवरऑल आईआईटी मद्रास सबसे टॉप पे, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन है, बेंगलुरु जो है वो सबसे टॉप पे है, ठीक है। कॉलेज कैटेगरी की बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज भी तो होते हैं, तो कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस सबसे टॉप पे है, ठीक है। देन लेडी श्री राम कॉलेज, देन हिंदू कॉलेज, मतलब सारे ही डीयू के ही कॉलेज जो है वो मतलब रैंक 3 तक आए हैं, ठीक है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 मिरांडा, लेडी एंड हिंदू कॉलेज, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इग्नू सबसे टॉप पे है, ठीक है, इग्नू जो है वो सबसे टॉप पे है। एंड YCMU, ठीक है, ये भी सबसे टॉप पे है। एंड NSOU, ठीक। तो डिस्टेंस एजुकेशन में इंडिया का नंबर 1 ओपन यूनिवर्सिटी कौन है, इग्नू है। मेडिकल के लिए बात करें तो मेडिकल में जो है एम्स दिल्ली सबसे टॉप पे है, फिर PGIMR चंडीगढ़ एंड CMSC वेलोर जो है थर्ड पे है, ठीक है। तो मेनली इंपॉर्टेंट याद रखने वाली ये बात है कि IIT मद्रास ओवरऑल नंबर 1 पे है, यूनिवर्सिटी जो है वो आईएससी बैंगलोर नंबर 1 पे है, कॉलेज जो है मिरांडा हाउस नंबर 1 पे है, ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू एंड मेडिकल में एम्स दिल्ली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वीजी रामजी बिल की, जो कि 2025 में आई है, न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। इसमें देखो मैं बहुत ज्यादा खींचूंगी नहीं, बस बता देती हूँ कि वीजी रामजी बिल में की पॉइंट क्या है, ठीक है। ये अगर मनरेगा जो इतने दिन से इकोनॉमी पढ़ता आया होगा, मनरेगा के बारे में पता होगा, एग्जैक्टली वही है, बस इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। लेट्स सी। तो देखो इसका फुल फॉर्म है वीजी रामजी बिल का, याद रखना। वीजी रामजी बिल का फुल फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है, विकसित भारत रूरल आर्टिसन एंड मजदूर गारंटी बिल 2025, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, विकसित भारत रूरल आर्टिसन। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आर्टिसन एंड मजदूर, ये सब हटा के कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। तो विकसित भारत रूरल आर्टिसन एंड मजदूर गारंटी बिल 2025 ये एक प्रपोज रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जिसका एम है गांव के मजदूर और आर्टिसन को ज्यादा रोजगार और बेटर लाइवलीहुड देना, ठीक है। फुल फॉर्म हो गया। तो नाम से ही क्लियर है कि ये स्कीम जो है रूरल आर्टिसन मतलब रूरल कारीगर या और मजदूर के लिए बनाई गई है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है मनरेगा को, जो कि 2005 में आया था, ठीक है। मनरेगा के फीचर को अब क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है और अपग्रेडेड वर्जन ले आ रहा है एक तरह से वीजी रामजी बिल, ठीक है। तो ये मनरेगा का एक अपग्रेडेड वर्जन बताया गया है। मनरेगा का फुल फॉर्म था क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसको भी याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। मनरेगा में क्या था कि 100 दिनों के लिए, ठीक है, 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता था। इस नए बिल में उसे और इम्प्रूव करने की बात की गई है, ठीक। तो कितने डेज की गारंटीड की बात की गई है, तो पहले जो था 100 डेज था मनरेगा में, अब जो है वीजी रामजी बिल क्या कहती है, 125 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि 125 दिन 100 से 125 दिन बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के 100 दिन से बढ़कर 125 दिन कर दिए गए हैं। इससे रूरल फैमिलीज को 25 दिन जो है एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। सेंटर एंड स्टेट वेज स्प्लिट की बात करें तो 60-40 का रेशियो बांटा गया है। मजदूरी का जो खर्चा है सेंटर और स्टेट मिलकर उठाएंगे। 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी एंड 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। की एडिशन की बात करें तो की एडिशन ये हुआ है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है प्लस जीपीएस मॉनिटरिंग पे। मतलब इस स्कीम में सिर्फ छोटे काम ही नहीं की बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, पॉन्ड, इरिगेशन और पब्लिक एसेट पर भी फोकस रहेगा, ठीक है। साथ ही जीपीएस मॉनिटरिंग होगी, मतलब जो काम हो रहा है उसकी लोकेशन और प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक की जाएगी। इससे जो है फेक अटेंडेंस और करप्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। अब बात करें पंचायत का रोल, तो ड्राइव इन प्लानिंग, पंचायत ड्राइव इन प्लानिंग बनाया गया है वीजी रामजी बिल को, कि गांव की पंचायत जो है वो डिसाइड करेंगी कि किस एरिया में कौन सा काम सबसे पहले होना चाहिए। इससे जो लोकल नीड के हिसाब से जो है वो प्लानिंग हो पाएगी, ठीक। तो एग्जाम के लिए याद रखना, वीवी राम जी 5 पॉइंट विकसित भारत रूरल आर्टिसन एंड मजदूर प्रोग्राम है। रिप्लेस किया है मनरेगा को, एडिशनल 25 डेज ऐड हुए हैं, 125
डेज टोटल हो गए हैं। मॉनिटरिंग जो है वो जीपीएस के थ्रू की जाएगी एंड ग्राम पंचायत प्लानिंग के थ्रू होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई की डाटा की। ठीक है, तो आरबीआई जो है, अब हम आरबीआई की जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है वो देखेंगे। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो है सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का मेन काम क्या होता है? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बैंकिंग सेक्टर को सिस्टम को रेगुलेट करना और मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। ठीक है, इसमें जो है रेपो रेट के बारे में हम बात करते हैं। तो रेपो रेट जो है वो 6.25% दिखा रहा है आफ्टर 2025 कट। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है। किस लिए रेपो रेट यूज होता है? कॉमर्शियल बैंक को जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है। किस चीज पे? रेपो रेट पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन किसको? कॉमर्शियल बैंक को। तो यहाँ मेनली जो बात होगी आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक से ही रिलेटेड होगी, जितने भी रेट फिक्स होंगे। तो 6.25% है। मतलब रेपो रेट अगर बढ़ेगा, देखो अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो बैंक जो है, बैंक को क्या होगा? अगर रेपो रेट बढ़ा दिया गया, आरबीआई ने देखो रेपो रेट होता क्या है? जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन दे रही है कौन? आरबीआई। ठीक है, तो अगर आरबीआई का क्या करे, जो लेंडर है, मतलब एक तरह से जमींदार मान लो, अगर आरबीआई जमींदार है तो अगर वो अपना रेट बढ़ा देती है कि तुम्हें इस इंटरेस्ट पे लोन दूंगी, तो रेट बढ़ा देगी, तो बैंक का क्या होगा? जो लोन लेना होगा वो क्या हो जाएगा? महंगा मिलेगा उसको। ठीक है, तो लोन जो है वो भी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा लेना। ठीक, तो लोग जो है, जो लोग मतलब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक से ले लो, तो जो मतलब कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेगी? कम लोन लेगी। कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन कम लेगी। क्यों? क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है लोन लेना। अगर उसको महंगा पड़ रहा है तो वो लोगों को भी महंगा देगी, तो लोग भी कम लेंगे, तो फिर कॉमर्शियल बैंक भी कम लोन लेगी। इससे क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछ दे जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए, तो घटा देना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए। अगर बात करें रेपो रेट अगर घटा दिए तो क्या होगा? तो अगर रेपो रेट आप डिक्रीज कर दोगे तो लोन जो है वो सस्ता होगा और लोग जो है ज्यादा लोन लेंगे। लोन अगर कॉमर्शियल बैंक को सस्ता मिलेगा तो लोग को भी सस्ता मिलेगा, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। इससे डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी अगर रेपो रेट आप डिक्रीज कर दोगे। ठीक है, या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो आप रेपो रेट डिक्रीज कर दो। तो हमेशा कंफ्यूज कभी नहीं होना है। वन लाइनर अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट इंक्रीज करो, डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट डिक्रीज करो, या मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो क्या करना है? रेपो रेट को डिक्रीज करो। मनी सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करना है? रेपो रेट को डिक्रीज करना है। घटाना है तो रेपो रेट को इंक्रीज करना है। ठीक, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो करंट रेट क्या है रेपो रेट का? तो 6.25% पे जो कॉमर्शियल बैंक्स को जो है आरबीआई लोन दे रही है। ठीक, अब रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट जो अभी करंट डाटा के हिसाब से 3.35% चल रहा है। मतलब कि देख रहे हो, आरबीआई पूरी जमींदार वाला वर्क करती है, अपने देती है महंगे रेट पे लोन और खुद लेती है लोन कितने पे? सस्ते रेट पे। ठीक है, देना है तो दो, नहीं तो जाओ, ऐसा वाला सिस्टम है। तो देखो, दे तो 6 डबल पे रही है कॉमर्शियल बैंक्स को लोन, और ले अगर उनसे पैसा निकलवाना है तो ले रही है 3.35% पे। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करती है। ठीक है, जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो आरबीआई को डिपॉजिट कर देते हैं और इंटरेस्ट उससे कमाते हैं। तो कितना इंटरेस्ट कमाएंगे? जितना आपने लोन ले रहे हैं उतना इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे, सीधे आधा, 3.35%। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो। तो याद रखना करंट में कितना है? तो 6.25% रेपो रेट है, 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। मोस्टली इतना ही सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है अगर इतना बिगेस्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो तो ये तो फिक्स है, 4% मेंटेन करना है। ठीक है, हर बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का 4% कैश जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, इस पैसा पर आरबीआई जो है कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है क्या सीआरआर पे कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, इस पे इंटरेस्ट नहीं देता है आरबीआई। क्यों नहीं देता है इस 4% पे? क्योंकि ये एक तरह से सिक्योरिटी मनी है बैंक को रन करने का। ठीक है,
चलो तो सीआरआर हो गया 4% जो है 4% जो है सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक के पास जितना भी पैसा हो उसका 4% जो है आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी क्राइसिस हो तो बैंक जो है उसके पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल हो। इसके बाद बात करते हैं एसएलआर की, सेक्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, तो ये क्या है, ये 18% रखा गया है। क्यों इतना हाई है? तो एसएलआर का मतलब है कि बैंक्स को अपनी डिपॉजिट का 18%, जैसे अगर कोई बैंक है, अगर अपनी उसके पास करोड़ों रुपए का डिपॉजिट आ रहा है, उसका 18% जो है उसको गोल्ड या कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने पास रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है बिल बस रखे हो कि ये पेमेंट इस तारीख को आएगी, ये पेमेंट इस तारीख को आएगी, नहीं। अगर आपके पास जितने का भी आपका बैंक है, जितना भी बैंक आपका ट्रांजेक्शन या जितना भी उसकी क्या कह सकते हैं नेटवर्थ है, उसका 18% जो या तो वो गोल्ड में रखे या एग्जैक्टली कैश में रखे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखे। ठीक है, जिससे कोई भी क्राइसिस आए तुरंत जो है पैसा जो है कस्टमर्स का लौटाया जा सके। ठीक है, सीआरआर जो है वो क्या होता है, कैश जो है आरबीआई के पास हो। एसएलआर जो है ये बैंक के पास ही रहता है, पर ये भी क्या होता है, एक तरह का सिक्योरिटी होता है, कैश गोल्ड और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ठीक है, बैंक रेट की बात करें, बैंक रेट जो है वो 6.50% चल रहा है, 6.5% चल रहा है बैंक रेट। ठीक है, तो देखो जो रेपो रेट है उससे +25 बेस पॉइंट जो है बैंक रेट है। ठीक है, 6.25 रेपो रेट है और 6.50 हमारा बैंक रेट है। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट भी आरबीआई का लैंडिंग रेट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है और इसमें कोलेट्रॉल की जरूरत नहीं होती है बैंक रेट में। ठीक है, बैंक रेट में याद रखना कोलेट्रॉल की जरूरत नहीं होती। कितने क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर हो जा रहे हैं, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स वगैरह का पेपर होता है इससे थोड़ी टिपिकल ज्यादा कुछ पूछता है, बस यही तो पूछता है, बस घुमा देता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता है, फैक्ट्स भी नहीं गलत हो सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो। ठीक है, तो कोलेट्रॉल जो है वो क्या है, बैंक रेट जो है आरबीआई का बैंक रेट भी जो है आरबीआई का लेंडिंग रेट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है और इसमें कोलेट्रॉल की जरूरत नहीं होती है। बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म रेट है। अच्छा, आप हमेशा बचपन से पढ़ते होगे, कंफ्यूज हो गए कि यार रेपो रेट तो है ही लोन देने के लिए, फिर ये बैंक रेट भी क्यों लाए? मैंने अभी क्या बताया था, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, एंड बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म लोन एंड देयर इज नो कोलेट्रॉल नीडेड इन बैंक रेट। अब बात करते हैं एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो कितनी है, 6.50, सेम एज इट इज बैंक रेट के। ठीक है, तो अगर किसी बैंक को इमरजेंसी में एक रात के लिए पैसा चाहिए, ओवरनाइट बोरोइंग जिसे हम कहते हैं, ओवरनाइट बोरोइंग। ठीक है, तो एक रात के लिए पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से एमएसएफ के थ्रू लोन देता है। ठीक, अच्छा याद रखना, रेपो रेट भी लोन दे रहा है, आरबीआई ही दे रहा है बैंकों को, बैंक रेट में भी आरबीआई ही दे रहा है बैंकों को, एमएसएफ भी जो है आरबीआई ही दे रहा है बैंकों को, बट टाइमिंग का डिफरेंस है यहाँ पे। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है तो 6.25% पे 3 महीना 4 महीना ले लो। ठीक है, अगर आप रेंटेड एसी लगवाते हो तो बोलते हैं ना 6 महीने के लिए लेना तो कम पैसा है, 3 महीने के लिए ज्यादा पैसा लगाऊंगा। ठीक, उसी तरह बैंक भी कहता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो 6.50 पे मैं दे दूंगा 3 साल के लिए, और अगर एक दिन एक रात के लिए तुम्हें एसी लगवाना है तो 6.50 सेम ही रेट पे दूंगा, ऐसा नहीं कि कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम एक रात के लिए ले रहे हो, मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए देती है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, और एमएसएफ ओवरनाइट के लिए भी ले रहे हो तो बैंक रेट के रेट पे ही वो आपको लोन दे रही है। ठीक, इन्फ्लेशन टारगेट की बात करें, इन्फ्लेशन टारगेट जो है आरबीआई का कितना है, 4 ± 2%। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब आरबीआई का टारगेट है कि इन्फ्लेशन जो है एवरेज 4% के आसपास रहे, लेकिन 2% से ऊपर या नीचे मतलब चल सकता है। ठीक है, तो मिनिमम कितना है, मिनिमम याद रखना, यहाँ से क्या समझ आता है, मिनिमम जो है आप 2% रखो, मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, मैक्सिमम आप 6% रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका 4 ± 2% मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है कि 4% से +- 2% हो सकता है। ठीक, तो ठीक है, अब देख लिया, तो अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर या 2% से नीचे चला जाए तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 में तो 172 लाख करोड़ का हुआ है।
ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में यूपीआई ट्रांजैक्शन का वैल्यू लगभग 172 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो एक रिकॉर्ड दिखाता है कि इंडिया जो है रैपिडली क्या कर रहा है, डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहा है। देन बात करें ग्रॉस एनपीए रेशियो की, जो कि 2.6% है, इम्प्रूव्ड हुआ है, 10 ईयर में लो है। मतलब कि एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा लोन जो बोरोवर जो है वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो कितना रेट है, 2.6% का ही रेट है। मतलब बैंकिंग सिस्टम में बैड लोन्स का रेशियो जो है काफी कम हुआ है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात है। जैसे बैड लोन के लिए, एनपीए के लिए सरफासी एक्ट वगैरह, सरफासी एक्ट कह रही हूँ, ये एनपीए के लिए बनाया गया था ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन वगैरह, और फिर इंसॉल्वेंसी को करेक्ट करने के लिए, मैं आपको बता दूंगी बैंकिंग सिस्टम में, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिकवरी के लिए एक कंपनी बनाई गई, फिर प्रॉपर बैड लोन को नोटिस करने के लिए एक कंपनी बनाई गई, फिर तुरंत बेचने के लिए जो बैड एसेट्स, जो अगर आप जैसे विजय माल्या है, वो पैसे लेके भाग गया, तो उसकी जो एसेट्स है अगर जब्त की गई, तो तुरंत कैसे एसबीआई बेच सकती है किसी कंपनी को, इस तरह का पूरा प्रावधान किया गया, तब जाके 2.6% हमारा एनपीए रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, इसके बारे में हम बैंकिंग वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2025 की। तो देखो, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2025 की बात करें तो ये गवर्नमेंट जीएसटी मतलब ये गवर्नमेंट जीएसटी सिस्टम को और सिंपल और एफिशिएंट बनाना चाहती है। इस वजह से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाई है, 2025 में ये लाया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले दिसंबर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए और अदर जो भी 2026 में हो रहा है। तो देखो, रेट रैशनलाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जीएसटी रिफॉर्म मतलब क्या, कि जो जीएसटी आया था उसमें थोड़ा क्या करना, ईज लाना, ठीक है, और अच्छे से मतलब उसको सिंप्लीफाइड करना। तो रेट रैशनलाइजेशन हुआ है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है प्रपोजल दे रही है कि जीएसटी के स्लैब्स को 4 से घटाकर क्या कर दिया जाए, 3 किया जाए, ताकि जो टैक्स सिस्टम है वो क्या हो जाए, वो सिंपल हो जाए। ठीक है, तो ये 4 स्लैब स्ट्रक्चर क्या क्या था, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 मतलब जो था स्लैब था। ठीक है, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट ये 12% वाले को हटाना चाहती है, ठीक है, और बस 5%, 18% एंड 28% रखना चाहती है। प्रपोजल टू रिड्यूस 3, ठीक है, 0 to 5% हो गया, ठीक है, फिर 18% का एक स्लैब रखना चाहती है, एक 28% का, ठीक है। तो 0 to 5% में नेसेसरी मतलब गुड मान लो, ठीक है, आता है। 18% में थोड़ा सा स्लाइटली कंफर्टेबल गुड आएंगे, और 28% में एक्स्ट्रा लग्जरी गुड आएंगे। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट का नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में बस इतना याद रखना, 4 स्लैब स्ट्रक्चर से 3 स्लैब लाना चाहती है, जिसमें 12% वाले को हटाना चाहती है। देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या है कि कभी कभी रॉ मटेरियल पर जीएसटी ज्यादा होता है और फिनिश प्रोडक्ट पर क्या होता है, कम होता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं कि रॉ मटेरियल पे आपका ज्यादा लगा पर फिनिश प्रोडक्ट पे आपका कम लग रहा है, तो पूछ सकता है व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मान लो कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल पर 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, और रेडीमेड कपड़े पर 12% जीएसटी हो, तो मैन्युफैक्चरर को क्या होता है, दिक्कत होती है। इसी वजह से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करना चाहती है फॉर टेक्सटाइल एंड फुटवियर सेक्टर के लिए। ठीक, जीएसटीएन अपग्रेड, जीएसटीएन अपग्रेड की बात करें तो ये क्या है, तो जीएसटी नेटवर्क को एआई से अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, फीचर क्या है, एआई बेस्ड इनवॉइस मैचिंग ले आना, रियल टाइम आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स, रियल टाइम इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम लाना। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे जो फेक बिल और जीएसटी फ्रॉड जो होंगे वो कम हो जाएंगे, और बिजनेसेस को क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो जल्दी मिलेगा। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आप जानते हो ना कि आप जीएसटी जो भरते हैं बिजनेसमैन, मोस्टली उसमें से जो गवर्नमेंट 50 की पता नहीं कुछ प्रोपोर्शन जो है रिटर्न कर देती है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द साइज एंड किसी को जरूरत मतलब उस बिजनेस को सब्सिडी की जरूरत है कि नहीं है, उस बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी रिटर्न करती है। तो रियल टाइम इनपुट टैक्स क्रेडिट इसे ही कहते हैं। ठीक है, रिटर्निंग को ही। तो आप फेक बिल, आप एक तो जीएसटी भरे भी नहीं, फेक बिल जमा कर दिए और गवर्नमेंट से पैसा भी ले रहे हो, तो बिजनेसमैन की तो वाहवाही है, जो हमसे पैसा ले लेते हैं जीएसटी का वो भरते नहीं है। ठीक है, सो इसी वजह से ये जो सिस्टम है एआई बेस्ड इनवॉइस मैचिंग सिस्टम लाया जा रहा है, जीएसटीएन अपग्रेड। ठीक, ये तीसरा पॉइंट रहा हमारा जीएसटी रिफॉर्म में। देख रहे हो ये सब रिफॉर्म है, क्या क्या एडिशन हो रहा है।
और कैसे इस सिस्टम को और सुचारू बनाया जाए। देन फोर्थ जो है न्यू रिटर्न सिस्टम है। न्यू रिटर्न सिस्टम क्या है? न्यू रिटर्न सिस्टम में जो है रेट रेशनलाइजेशन पढ़ लिया, जीएसटी। न्यू रिटर्न सिस्टम जो है रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को और सिंपल बनाया जा रहा है, और बिजनेसेस का जो कंफ्यूजन होगा वो क्या किया जा रहा है, बिजनेसेस के जो कंफ्यूजन है उनको आसान, मतलब उनके कंपाइलेशन को जो है वो आसान किया जा रहा है। ठीक है, न्यू रिटर्न सिस्टम जिसमें GST R1+3 GST देखो GST R1 प्लस क्या लाया जा रहा है, GST R3B। ठीक है, इसे न्यू रिटर्न सिस्टम कह रहे हैं जीएसटी का, जिससे कि जो बिजनेसमैन को रिटर्न फाइलिंग में मतलब कॉम्प्लिकेशन आती थी उससे सिंप्लीफाइड हो जाए रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, फिर बात करें जीएसटी कलेक्शन की, बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 की, तो वो है 20.2 लाख करोड़, रिकॉर्ड हाई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जीएसटी कलेक्शन 20.2 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। इसका मतलब इकोनॉमी और टैक्स कंपाइलेशन जो है दोनों क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, लोग टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, देन कंपनसेशन सेस की बात करें तो कंपनसेशन सेस जो है जीएसटी लागू होने के बाद कुछ स्टेट को रेवेन्यू लॉस हुआ था। ठीक है, तो उनकी भरपाई के लिए कंपनसेशन सेस लगाया गया था। अब इस सेस को एक्सटेंड किया गया है कब तक, जून 2026 के बाद। इसके बाद इस चीज को रिव्यू किया जाएगा कि अब स्टेट्स को जरूरत है कि नहीं इनको जीएसटी कंपनसेशन देना। ठीक, देन सेवेंथ है ई इनवॉइसिंग थ्रेशोल्ड। ई इनवॉइसिंग थ्रेशोल्ड क्या है, इसे रिड्यूस कर दिया गया है 5 करोड़ टर्नओवर तक। ठीक है, मतलब पहले सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी था, अब इनका एनुअल टर्नओवर कितना हो गया है, जिनका एनुअल टर्नओवर ₹5 करोड़ है या उससे ज्यादा है, उनके लिए भी क्या है, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, तो टैक्स इवेजन, जो टैक्स में चोरी है वो कम होगा, इनवॉइस की वेरिफिकेशन फास्ट होगी, और जीएसटी सिस्टम जो है और ट्रांसपेरेंट बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो जीएसटी रिफॉर्म से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। बस याद रखिएगा कि जीएसटी को सिंपल बनाने के लिए स्लैब्स कम करने का प्रपोजल है, एआई बेस्ड जीएसटीएन आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड भी 20.2 लाख करोड़ रहा है, और ई इनवॉइसिंग की लिमिट जो है 5 करोड़ टर्नओवर तक ला दी गई है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट जो है मैं जैसे ही कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से आता है, 2-3 इंपॉर्टेंट और जो मतलब बची हैं चीजें करंट अफेयर में हमारी अब तक में, वो है HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स करके एक इंडेक्स आया है। दूसरा जो है वो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अलावा आईआईपी इंडेक्स जो है वो मुझे कवर कराना है, एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स का डाटा। ठीक, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल नाउ